हेलो, मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर XYZ। मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर। आज जो हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे वो है HPJI 579 पोस्ट कोड। और ये जो हमारा पेपर हुआ था 10/10/2017 में हुआ था। तो चलिए हम जो है आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, विच टाइप ऑफ मोटर इज़ यूज़ फॉर एलिवेटर। एलिवेटर के लिए कौन से प्रकार की जो है मोटर का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑप्शन में से। तो एक सिंक्रोनस मोटर है, इंडक्शन मोटर है, स्प्लिट फेज मोटर है या द ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो है अपना इंडक्शन मोटर। देखो, एप्लीकेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर में आते हैं जैसे लिफ्ट हो गया, एलिवेटर हो गया, ब्लोअर हो गया, क्रेन होगी, कंप्रेसर एंड कन्वेयर्स। अब सिंक्रोनस की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर एक तो कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है और ये एक मतलब कांस्टेंट स्पीड में ये जो है मूव करती है। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो है स्टील, मेटल, रोलिंग मिल्स होगी या आपका रॉक माइनिंग मिल्स होगी, इन सब में जो इस्तेमाल करता है। या अगर हम इसमें सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो क्लॉक्स में और साउंड रिकॉर्डिंग में जो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर हो जाता है वो है हमारा बी ऑप्शन। अगर हम सेकंड की बात करें द कैंडला इज़ अ यूनिट ऑफ, ये देखो हमारा बहुत बार जो है रिपीट किया गया है, ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका अभी तक। तो कैंडला जो है इसकी जो यूनिट होती है वो लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडला होती है। तो आप देख सकते हो आई से इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको जो है लाइट के जैसे कैंडला होगी, लुमिनस इंटेंसिटी होगी, लुमन हो गया, लक्स हो गया, तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आई बटन में अगर वीडियो शो हो रही है तो वहाँ पर आप जो है इसको देख सकते हो। वहाँ पर मैंने जो है इसको अपलोड कर दूंगा और वहाँ पर आप जो है इस चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अगर मैं बताएं तो हमारे पास जो है ये वाला है, जैसे कि इसमें लाइट होगी, लुमिनेंस फ्लक्स हो गया, आपका रेडिएंट एफिशिएंसी होगी, सॉलिड एंगल हो गया, लुमिनेंस इंटेंसिटी होगी, लुमिनेंस एफिशिएंसी, इल्यूमिनेशन लुमिनेंस, और ये आपकी जो है लॉ ऑफ इल्यूमिनेंस। अगर ये मैं अपलोड कर दूंगा तो आप जो है वहाँ पर जाके जो है देख सकते हैं। और अगर हम बात करें जैसे लुमिनेंस फ्लक्स है उसकी यूनिट हो जाएगी लुमन हो जाएगी, वेवलेंथ की मीटर हो जाएगी और फ्रिक्वेंसी की आपकी हर्ट्स आपको जो है देखने को मिलेगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें द फंक्शन ऑफ द चोक। तो इसमें जो फंक्शन ऑफ द चोक की अगर हम बात करें इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब, अगर ये भी वीडियो जो है आपकी मैं अपलोड कर दूंगा, फ्लोरोसेंट के ऊपर जो है वीडियो बनानी थी मैंने, और ये जो आपका कंपटीशन के हिसाब से मैं जो है इसमें इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो आई बटन में अगर ये भी शो हो रही है तो आप जो है इसको देख सकते हो। द फंक्शन ऑफ द चोक इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब की अगर मैं बात करें तो देखो प्राइमरी फंक्शन जो चोक का होता है, देखो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग इट प्रोवाइड अ वेरी हाई इम्पल्सिव वोल्टेज बिटवीन द फिलामेंट्स एंड रनिंग के समय में बात करें तो इट हैज़ अ ब्लास्ट मीन्स टू लिमिट द करंट, या इसको बोले जाएं स्टेबलाइज इट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक वीडियो में बना के दे दूंगा। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज इट। अगर हम फोर्थ की बात करें द फिलामेंट लैम्प्स ऑपरेट नॉर्मली एट द पावर फैक्टर ऑफ, देखो फिलामेंट में क्या है, जो लैम्प है वो आपका रेजिस्टेंस के जैसे होगा। इसकी जो प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो इसका पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस का वो होता है यूनिटी। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा अपना ए। अगर हम इसमें बात करें फिफ्थ की इन इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड द मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस बाय, तो मैक्सिमम हीट जो है किस में ट्रांसफ़र की जाती है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कंडक्शन है। कंडक्शन मीन जैसे आप अगर खाना बनाते हो और अगर उसका जो है लोहे का हैंडल है तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जो है वो हीट अप हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके थ्रू जो आपकी हीट है वो ट्रांसफ़र होते होते हैंडल में चल जाएगी, उसको बोलते हैं कंडक्शन, जो कि सॉलिड के थ्रू जो आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है। कन्वेंशन आपका जो है लिक्विड्स में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गर्म करना है पानी, तो उसमें क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है वो थोड़ी देर के बाद जो ऊपर आ जाता है, मीन जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं हॉट मॉलिक्यूल्स वो ऊपर आ जाते हैं और कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है हीटिंग में उसको बोलते हैं कन्वेंशन। अब आगे की बात करें रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल ये आग होती है और सर्दियों में जैसे आप अपने हाथ को सेकते हो या अपनी बॉडी को गर्म करते हो तो उसमें क्या होता है कि जो हीट है, हीट के जो मैक्सिमम जो ट्रांसफ़र हो रही है हीट वो रेडिएशन के थ्रू हो रही है। वहाँ पे मीन्स बीच के मीडियम को वो हीट अप नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल सन एंड अर्थ, जब भी सन अपनी हीट को इमिट करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसे मीन्स रेडिएशन के थ्रू आपके पास पहुंचती है। मीन्स जो बीच का मीडियम मीन्स जो स्पेस है वो कभी भी गर्म नहीं होती है, जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से कभी भी गर्म नहीं होगा। सीधा जो सरफेस होगी वहाँ पर जो है वो इसको जो है गर्मी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका मतलब होता है रेडिएशन। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप नेट में भी इसको जो है सर्च कर सकते हो। अब इसमें बात की जाती है कि इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड में है, देखो एक होता है डायरेक्ट हीटिंग मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड। डायरेक्ट हीटिंग
मेथड में क्या होता है कि जैसे अपने इलेक्ट्रोड्स हैं, सप्लाई है, इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया जाता है, सप्लाई कनेक्टेड होती है, तो ये सॉलिड जो आपका मटेरियल जिसको आपने हीटअप करना है तो वो उसके साथ कनेक्टेड है फिजिकली। यहाँ पर जो आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्टेड देखने को मिला। तो इसमें जो आपकी हीट ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन के थ्रू होगी। जैसे आप देख सकते हो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनियन मॉलिक्यूल्स के थ्रू यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट हीटिंग मेथड में मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन के थ्रू। अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज है, या चार्ज का मतलब हो गया यहाँ पर जिस चीज़ को आप गर्म करना चाहते हो, यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट हो गया। तो अब इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर ट्रांसफर होती है वो होती है आपकी रेडिएशन के थ्रू होती है, क्योंकि रेडिएशन क्या करेगी, एकदम से यहाँ पर पहुँचेंगी, बीच वाली चीज़ को ये हीटअप नहीं करेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसके जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है नहीं, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कन्वेंशन या रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकती है, बट जो मैक्सिमम हीट जो ट्रांसफर होती है इस केस में इनडायरेक्ट में वो रेडिएशन के थ्रू होती है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा अपना सी। अगर मैं सिक्स की बात करूँ, द मटीरियल ऑफ द हीटिंग एलिमेंट फॉर अ फर्नेस शुड हैव। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूँ, द मटीरियल यूज फॉर हीटिंग एलिमेंट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ में हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सेकंड की बात करें, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रो हो जाता है, ये होता है कि किसी भी मटेरियल की अपोजिशन करने की प्रॉपर्टी के बारे में ये बताता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, मीन्स टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से रेजिस्टेंस आपका वेरी ना करे, नॉन क्रोसिव होना चाहिए, और इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स आपका ए और बी दोनों है। तो इसमें ग्रेस मार्किंग आपको मिलनी चाहिए क्योंकि इसमें ऑप्शन दोनों आते हैं। अगर इसमें वैसे जो इन्होंने आंसर की में किया है वो बी किया इन्होंने। और अगर मैं बताऊं तो फॉलोइंग प्रॉपर्टी में ए और बी दोनों हैं, तो मेरी तरफ से दोनों का आंसर मिलना चाहिए ग्रेस मार्किंग। अगर हम सेवन्थ की बात करें, विच टाइप ऑफ द वेल्डिंग रिक्वायर्ड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स की बात करें, तो को दो प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है, रेजिस्टेंस एंड आर्क। आर्क में भी हमारे टिग और मिग होती है। तो इसमें जो है जो टिग होता है उसको बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस। तो ये कंज्यूमेबल, इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं टंगस्टन के बने हुए। और इसमें जो है आपका मेटल इनर्ट गैस, इसमें मेटल्स के बने होते हैं। तो जो कंज्यूम होता है वो है आपका डी वाला ऑप्शन आंसर सही। अगर हम एट्थ की बात करें, इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल द इम्प्योर मेटल ही इज मेड हैज़। अब देखो इम्प्योर मेटल की बात करें तो हमारा जो इम्प्योर होता है वो हमेशा एनोड में रखा जाता है और कैथोड के थ्रू हम हमेशा प्योर लेते हैं। तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल, ये जो रिफाइनिंग है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मीन जो भी आपके जैसे अर्थ के थ्रू, कोर के थ्रू आपका जो भी मटेरियल होता है जिसको आपने वहाँ से निकाला गया होता है, तो उसका जो प्योर फॉर्म अगर हम चाहिए तो ये प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं। तो इसमें आता है कि हम कौन सी प्रकार की सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं रिफाइनिंग के लिए, एसी या डीसी। अगर डीसी का करते हैं तो क्यों, और अगर हम डीसी का इस्तेमाल करते हैं तो एसी का इस्तेमाल हम इसमें क्यों नहीं करते। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है इसमें लिख सकते हो। अगर हम नाइन्थ की बात करें, इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल बाय। देखो इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, आई बटन में अगर दिखती है तो वहाँ पर आप जाके जो है बाद में इस वीडियो के ख़त्म करने के बाद जो है वहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें है एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें मैं बताऊँगा कि कंप्रेसर होता गया है, इवेपोरेटर का प्रोसेस होती है, कंडेंसर होता गया है। अगर मैं टेंथ की बात करूँ तो ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर डीसी ट्रैक्शन की बात करूँ तो वो 1500 वोल्ट के ऊपर काम करता है, और आपका ट्रैम कार्स में 750 वोल्ट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो टेंथ का हो जाएगा हमारा सी आंसर। अगर हम इसमें 11th की बात करें, और यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट एंड देन ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो इस रेजिस्टेंस को 10 टाइम तोड़ा तो R/10 हो गया एक रेजिस्टेंस। अब इन सबको पैरेलल में कर दिया, तो अब क्या है कि R/10 का भी पैरेलल करेंगे तो हमें पता है R/10/10 कर देंगे उसको, तो R/100 हुआ, जिसकी वजह से जो हमारा आंसर है वो 11th का हो जाएगा ए आंसर। अगर हम 12th की बात करें, 3 2 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स की बात करेंगे। देखो ये ट्राइंगल मीन डेल्टा की फॉर्म में था, अब डेल्टा से हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे और दो कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस को हम एडअप कर लेंगे। तो डेल्टा से अगर हम स्टार में करेंगे तो हमें पता है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 2/3 हो जाएगा, और इसके थ्रू ये जो कॉर्नर इसमें करेंगे तो इसमें आएगा 4/3 आंसर आपका। तो 12th का हो जाएगा हमारा डी। अगर हम इसमें 13th की बात करेंगे, और सेल ऑफ एन negligible resistance and the EMF 2 volt is connected to series combination 2 3 5 ohm, the potential difference in the volt between the terminal of 3 ohm resistance will be। अब देखो 2 3 एंड 5 और 2 वोल्ट है, तो 3 ओम के अक्रॉस हमें जो है वोल्टेज निकालनी। तो हमें पता है पहले करंट निकालेंगे, करंट के थ्रू इसके रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस की वोल्टेज हमें मिल जाएगी जो है 0.6 वोल्ट। तो 13th का ए आंसर होगा। अगर इनसे हम बात करें 14th की, और 200 वाट
and a 100 watt bulb both mean for operation at 220 volt are connected in series when connections to be 220 वोल्ट सप्लाई एंड द पावर कंज्यूम बाय देम विल बी। अब देखो ये है कि 200 वाट बाय 220 वोल्ट, 100 वाट बाय 220 वोल्ट और इसके अक्रॉस की जो वोल्टेज है टोटल वो 220 वोल्ट। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरीके का फॉर्मूला लगाते हैं, मीन्स पैरेलल वाला सिस्टम चलाते हैं पावर का, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। अगले जो क्वेश्चन है इसमें ही 20 के अंदर अंदर ही वहाँ पर इसका प्रूफ है, इस क्वेश्चन को प्रूफ के जैसे पूछा गया वहाँ पे। तो हम इसका जो आंसर मल्टीप्लिकेशन करेंगे पावर को और हमारा कितना निकल जाएगा 66 वाट। तो अपना 14th का हो जाएगा सी आंसर। और यहीं पर अगर 500 जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 500 वोल्ट दी होता और यहाँ पर अब जो बल्ब है इसमें 250 वोल्ट एंड 250 वोल्ट होती है और पावर दोनों की सेम होती, तो यहाँ पर जो टोटल पावर होती वो निकलती 200 प्लस 100 दैट इज़ 300। तो आई होप मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो। अगर हम 15th की बात करें द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग 15 रेजिस्टेंस ऑफ 1/4 ओम ईच इज। अब इसमें बोला कि स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस किसके थ्रू मिल सकता है, या सीरीज कम्बिनेशन लगाओ या पैरेलल लगाओ। सीरीज लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 1/4 का एक रेजिस्टेंस है तो 50 टाइम रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें निकला 12.5। अब पैरेलल की बात करेंगे तो इसमें निकला 0.005। तो सबसे छोटा की वैल्यू कहाँ पर मिल रही है हमें पैरेलल के केस में, दैट इज़ 1/200। तो 15th का हो जाएगा हमारा डी आंसर। अगर हम 16th की बात करें, इफ़ द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ड्रॉप बाय 2% दैन द पावर डिक्रीज बाय कितना परसेंट। अब हमें पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल बल्ब की पावर पी लेते हैं और हमें पता है पावर इजिकल टू आई स्क्वायर टू आर क्योंकि करंट यहाँ पर गिवन है, तो अगर हम इसमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम सिंपल n स्क्वायर माइनस ऑफ 1 करेंगे। जो इसमें n वाली जो वैल्यू होगी वो होगी कि टोटल जो करंट था उसमें से हमने 2% का ड्रॉप है, मीन्स जो करंट है उसका जो ड्रॉप है मीन्स करंट का ड्रॉप है तो 2% इसमें जो करंट है उसको माइनस कर देंगे, दैट इज़ 98%। इस 98 को इसमें एन स्केयर में डालेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में डाला मीन 0.98 का स्केयर माइनस ऑफ 1 दैट इज़ 0.9604 माइनस ऑफ 1 एंड दैट जो निकला 0.0396, ये निकला 3.9%। अब परसेंट में फॉर्म में कन्वर्ट किया दैट इज़ 4%। तो यहाँ पर 16th का आंसर निकलेगा आपका 4। ये डायरेक्ट इसमें जो है n माइनस ऑफ 1 जब आप डिक्रीज़ की फॉर्म में बात करोगे और इंक्रीज़ की फॉर्म में बात करोगे तो n स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में आप इसको अप्लाई करोगे फॉर्मूले को। अब यहाँ पर बात करते हैं 17 की। और 25 वाट टू 20 वोल्ट बल्ब एंड 100 वाट टू 20 वोल्ट बल्ब आर जॉइन इन पैरेलल। देखो पैरेलल में तो वोल्टेज दोनों की सेम रहती है एंड कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट सप्लाई, वही सेम है तीनों मतलब पैरेलल में तो वोल्टेज सेम है। अब इसने बोला कि इन दोनों बल्ब में से कौन सा जो है ब्राइटनेस होगी सबसे ज़्यादा। हमें पता है कि पावर इजिकल टू वी स्क्वायर बाय आर, बट होता क्या है कि पैरेलल के केस में जहाँ पर पावर अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा और हमें पता है कि रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट यहाँ से ज़्यादा फ्लो करेगा एंड यहाँ पर जो फिर ब्राइटनेस होगी वो पावर फिर अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स पैरेलल के केस में जहाँ पर करंट ज़्यादा होगा वहाँ पर ब्राइटनेस हमें जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब देखो इस 25 वाट बाय 220 की बात करें तो पावर कम है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो मीन्स पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस उसमें नहीं जाएगा। मीन्स 25 वाट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट कम जाएगा तो मीन्स ये ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होगी। अब इसमें देखेंगे 100 वाट बाय 220 वोल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पावर ज़्यादा है रेजिस्टेंस कम है तो इसका मीन्स करंट ज़्यादा इसमें फ्लो करेगा तो ब्राइटनेस अपना 100 वाट वाला बल्ब होगा। मीन्स एक एग्जांपल बताऊँ, जैसे 1 ओम है 2 ओम है, हमें पता है 2 ओम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो I2 का करंट इसमें कम होगा और हमें पता है कि 1 ओम कम है इसके कंपेरिजन में तो I1 करंट ज़्यादा होगा तो इसके मल्टीप्लाई में जो ब्राइटनेस हमें देखने को मिलेगी वो इस वाले 1 वाले ओम में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और वही केस है हमारा यहाँ पे, जो मैंने रेजिस्टेंस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके देख लेना इस फॉर्म में और यहाँ से आप समझ जाओगे। तो 17 का हो जाएगा बी। और अब क्या होता है कि सीरीज़ के केस में उल्टा होता है, सीरीज़ के केस में जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें हमें ज़्यादा ब्राइटनेस हमें जो देखने को मिलेगी और पैरेलल में जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। आई होप भैया आप समझ गए होंगे। अगर 18th की बात करें, ये हमारा प्रूफ है जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था। देखो दो इलेक्ट्रिकल बल्ब हैं रेटेड एट P1 वाट V वोल्ट में है और P2 भी V वोल्ट में है और कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ द V वोल्ट एंड द टोटल पावर कंज्यूम इज। अब देखो ये भी V और V, ऐसे तो ये पैरेलल का केस बनता है कि जिसमें वोल्टेज आपकी सेम हो, बट इसमें भी सेम रेटिंग के वोल्टेज के बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें पता है कि जो सीरीज़ में जो R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 होगा और हमें पता है कि पावर इजिकल टू V स्क्वायर बाय R1 होती है, मीन्स P1 और R1 की फॉर्म में लेके चलेंगे। तो ये हम इस वाले P1 और P2 की फॉर्म में हम ऐसा लिख लेंगे, मीन्स R1 इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन P1 एंड R2 इजिकल टू वी स्क्वायर बाय P2 की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो R1 एंड R2 को इस फॉर्म में चेंज कर दो और यहाँ से हमारा वी स्क्वायर इजिकल टू
वी स्केयर इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P1 इंटू P2। अब टोटल हम P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर इक्वलेंट का इस्तेमाल करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 मीन्स 18th का हो जाएगा हमारा डी आंसर। फिर अब इसमें पैरेलल के केस में बात करेंगे। पैरेलल के केस में आर इक्वलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। वैसे ही सेम इसके जैसे रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर हमारा निकलेगा पावर पैरेलल में P1 प्लस P2 जब आपकी वोल्टेज तीनों की सेम हो। और यहाँ पर सीरीज़ में जब तीनों की वोल्टेज सेम हो तो हमारा पावर इस फॉर्म में हमें जो है देखने को मिलती है, जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था। मैं जो आपको बताया था कौन सा है 14th क्वेश्चन में। अगर हम अगले की बात करें 19th की बात करें, 18th ही है ना, ठीक है। और कैपेसिटर अपोजिस, और कैपेसिटर किसको अपोज करता है तो चेंज इन द वोल्टेज को करता है और इंडक्टर चेंज इन द करंट को करता है। अगर हम 20th की बात करें द टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड एंड द 6 माइक्रोफैरेड इन सीरीज विद हैव और टोटल कैपेसिटेंस ऑफ। अब देखो यही पता है कि जैसे रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में हम आर इक्वलेंट निकालते हैं R1 प्लस R2, वही कैपेसिटेंस में पैरेलल वाला कंसेप्ट बनता है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन उसको सॉल्व करेंगे तो इसमें निकलेगा 2 माइक्रोफैरेड। तो 20th का हो जाएगा अपना बी। आई होप आपको जो है 20 क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये जो 3 वीडियो शायद से अगर मैं आई बटन में अगर दिख जाएगी तो वहाँ पर आप जो है इसके बारे में देख सकते हो। जैसे एक तो रेफ्रिजरेंट के बारे में हो जाएगा, उसके बाद आपका अगला जो है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में हो जाएगा, और फिर एक आपका लाइट के ऊपर जो है वीडियो डल गई होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वरना आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हो। धन्यवाद।